हेलो दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं आज के दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे आपने ही तो मंजूरी दी थी साहब, फिर आपने ही हम पर गोली क्यों चला दी। बताएंगे हॉर्मुज में ईरान की गोलीबारी पर भारतीय जहाज ने ऐसा कहा था, उसके बावजूद ईरान के नौसेना ने दोस्तों भारतीय जहाज पर गोली चला दिया। लेकिन क्या है इसके पीछे कारण, आखिर ईरान ने क्यों ऐसा किया। भारत को दोस्त कहता है और दोस्त के ही जहाज पर चला दी गोली। आपको बताएंगे दोस्तों हॉर्मुज में भारतीय जहाजों पर इस गोलीबारी के पीछे कहीं यूनाइटेड नेशन में भारत के आवाज उठाने से नाराज तो नहीं हुआ ईरान। क्या नहीं किया ईरान का समर्थन, क्या इसलिए ही तो नहीं चलाया गोली। दोस्तों बहुत बड़ी डिप्लोमेसी इसके पीछे निकलकर सामने आ रही है, आपको सबसे पहले बताएंगे। इतना ही नहीं दोस्तों, क्या अब अमेरिका और भारत मिलकर इस गोलीबारी का बदला लेंगे। भारतीय जहाजों पर हमले से भड़क गए ट्रंप के खास सीनेटर ईरान को सबक सिखाने की कह दी बड़ी बात। क्या अब अमेरिका लेगा भारत की मदद। बहुत बड़ी चौंकाने वाली खबर आपको बताने वाले हैं। वहीं इस फायरिंग के बाद ईरानी राजदूत को 15 से 20 मिनट तक दिल्ली में भारतीय विदेश मंत्रालय ने बैठाकर तलब करके पूछा। बताएंगे दोस्तों क्या जवाब आया ईरान की तरफ से, कैसे भारत के निर्दोष जहाज पर गोली चलाई ईरान ने, जबकि पहले ही जहाज को लेकर बात हो चुकी थी। ईरान ने ही आदेश दिया था कि निकल जाओ और फिर ईरान ने ही अटैक कर दिया। इतना ही नहीं, हॉर्मुज में जहाजों पर ईरान ने झोंका फायर। तिलमिलाए ट्रंप ने व्हाइट हाउस में बुला ली अर्जेंट मीटिंग। अब कौन सा फैसला लेंगे ट्रंप दोस्तों उधर। क्या अब पाकिस्तान में नहीं होगी शांति वार्ता। साथ ही साथ एक ऐसे खबर ने सबको चौंका दिया जो आपको जानना बहुत जरूरी, वो ये कि हिमाचल के चंबा जिले में संदिग्ध पाकिस्तानी गुब्बारा मिलने से हड़कंप मच गया। खेतों में मवेशी चराने गए व्यक्ति ने देखा तो मच गया बवाल। दोस्तों क्या है जानकारी। वहीं पाकिस्तान में मचा बवाल, अन्नदाताओं का फूटा गुस्सा। उधर अभिषेक बनर्जी ने अमित शाह जी को कर दिया चैलेंज, कह दिया हिम्मत है तो 4 मई को कोलकाता में रहना। उसके बाद हम देखेंगे क्या है उनके इस बयान का मतलब। दोस्तों अगर 4 मई को कोलकाता में रहेंगे अमित शाह जी तो क्या करेंगे अभिषेक बनर्जी, क्या है उनके धमकी के मायने। वहीं एलपीजी बुकिंग को लेकर बड़ी खुशखबरी, फिर एक बार पुराने दिन लौट आए दोस्तों। ग्राहकों को मिली अब तक की सबसे बड़ी राहत, जानकर जाएंगे आप भी चौंक लगे हाथों। एक से एक बेहतरीन जानकारी आपको बताने वाले हैं, बस आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी मानते हैं कि ये भारत नया भारत है, दुश्मन देश कितनी भी आतंकी साजिश कर ले भारत के खिलाफ, भारत हर एक साजिशों को नाकाम करने में सक्षम है। तो वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा। अब बात करते हैं पहली सबसे बड़ी खबर की, जहां हॉर्मुज में भारतीय जहाजों पर गोलीबारी। क्या यूनाइटेड नेशन में भारत के आवाज उठाने से नाराज हुआ ईरान। बता दें ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड ने हॉर्मुज जल डमरू मध्य में शनिवार को भारत ने 2 जहाजों पर गोलीबारी की, जिसकी वजह से स्ट्रेट पार कर रहे इन मालवाहक जहाजों को वापस लौटना पड़ा। दोस्तों इसके बाद घटना को लेकर नई दिल्ली में तैनात ईरानी राजदूत मोहम्मद फता अली को तलब किया गया और भारत ने कड़ा और तगड़ा विरोध दर्ज कराया। इस घटना के बाद अब सवाल भी उठने लगे हैं कि अब तक भारत को लेकर नरम रुख रखने वाले ईरान ने ऐसा क्यों किया। ईरान क्यों नाराज हुआ और भारतीय जहाजों पर हमले के पीछे आखिर क्या है उसकी वजह। दोस्तों विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर भारत का पक्ष रखा। प्रवक्ता रणधीर जायसवाल जी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भारत की ईरानी राजदूत से हुई बात का जिक्र किया और बयान में लिखा कि नई दिल्ली में ईरान के राजदूत को शनिवार शाम विदेश मंत्रालय ने विदेश सचिव के साथ एक बैठक के लिए बुलाया। इस बैठक के दौरान विदेश सचिव ने हॉर्मुज स्ट्रेट में गोलीबारी की घटना पर भारत की गहरी चिंता व्यक्त से अवगत कराया। इस फायरिंग की जद में भारत के झंडे वाले 2 जहाज आए थे। व्यापारिक जहाजों पर गोलीबारी की इस घटना पर अपनी चिंता दोहराते हुए विदेश सचिव ने राजदूत से आग्रह किया कि वे भारत के विचारों को ईरान के अधिकारियों तक पहुंचाए और हॉर्मुज स्ट्रेट से भारत आने वाले जहाजों को रास्ता देने की प्रक्रिया को जल्द से जल्द फिर से शुरू करें। ईरान के राजदूत ने इन विचारों को ईरानी अधिकारियों तक पहुँचाने का आश्वासन दिया। विदेशी मीडिया के मुताबिक भारत का झंडा लगे 2 जहाजों पर गोलीबारी हुई थी। इसमें जग अर्नब और सनमार हेराल्ड शामिल थे। शुरुआती रिपोर्ट्स के अनुसार जग अर्नब पर फायरिंग की गई, जबकि दूसरा जहाज सुरक्षित रहा। यह जहाज इराक से 20 लाख बैरल तेल लेकर आ रहा था। दोस्तों पश्चिम एशिया में चल रही तनावपूर्ण स्थिति को लेकर शनिवार को नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्रियों की एक महत्वपूर्ण बैठक भी हुई। यह पश्चिम एशिया की स्थिति पर अनौपचारिक मंत्री समूह की 4थी बैठक थी। इसकी अध्यक्षता कर रहे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने बताया कि सरकार लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है और किसी भी प्रकार की संभावित समस्या से निपटने के लिए त्वरित और प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं। सरकार का मुख्य उद्देश्य देश के नागरिकों की सुरक्षा और राष्ट्रीय हितों की रक्षा करना है। उस उच्च स्तरीय बैठक में विदेश मंत्री जयशंकर जी
स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया, केंद्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल सहित कई अन्य मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। पश्चिम एशिया की स्थिति का भारत पर पड़ने वाले संभावित प्रभावों पर विस्तार से चर्चा की गई। लेकिन दोस्तों, ठीक इसी समय जब यह मीटिंग चल रही थी तभी इस अटैक की खबर आई कि भारतीय जहाजों पर अटैक हुआ है। अब सबसे बड़ा सवाल यह उठा है कि भारत से क्यों नाराज हुआ ईरान के नाराजगी को इस कड़ी से भी जोड़कर देखा जा रहा है। आपको बता दें, अभी हाल ही में भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में ईरान के विरुद्ध लाए गए प्रस्ताव पर रशिया और चीन द्वारा वीटो करने के मामले में भारत ने किसी भी पक्ष का समर्थन नहीं किया और तटस्थ रहने का फैसला किया। भारत ने हॉर्मुज स्ट्रेट में कमर्शियल शिपिंग पर हमलों पर भी चिंता जताई। भारत ने वीटो को लेकर भले ही तटस्थ रुख अपनाया हो, लेकिन उसने 11 मार्च को बहरीन द्वारा पेश किए गए उस प्रस्ताव का सह प्रायोजक बनने का फैसला किया था, जिसमें ईरान के मध्य पूर्व के पड़ोसी देशों पर हमले की कड़े शब्दों में निंदा की गई थी। क्या यूनाइटेड नेशन में भारत के इस रुख की वजह से ईरान नाराज हुआ है? दोस्तों, जनरल असेंबली की मीटिंग में वीटो पर बोलते हुए भारत के अस्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने कहा कि हमने सभी देशों से बातचीत और डिप्लोमेसी को बढ़ावा देने और तनाव कम करने और असल मुद्दों को सुलझाने की अपील की है। हमने सभी देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करने की भी अपील की है। यह मीटिंग असेंबली के एक प्रोसेस के तहत बुलाई गई थी, जिसके तहत जो परमानेंट सदस्य किसी प्रस्ताव पर वीटो करते हैं उन्हें 10 दिनों के अंदर अपने कामों के बारे में बताने के लिए उसके सामने पेश होना होता है। 7 अप्रैल को रशिया और चाइना ने काउंसिल के चुने हुए सदस्य बहरीन के पेश किए गए प्रस्ताव पर वीटो लगा दिया। इस प्रस्ताव में ईरान से कमर्शियल शिपिंग पर हमले रोकने और नेविगेशन की आजादी में रुकावट न डालने की मांग की गई थी। रशिया और चीन ने असेंबली में भी अपने वीटो का बचाव किया, जबकि अमेरिका, इजरायल और खाड़ी देशों ने कई दूसरे देशों के साथ मिलकर वीटो की आलोचना की। अपने छोटे 90 सेकंड 198 शब्दों के बयान में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि हरीश दोनों पक्षों से दूर रहे, लेकिन स्टेट में नेविगेशन की आजादी पर भारत की स्थिति साफ कर दी। उन्होंने कहा कि भारत के लिए अपनी एनर्जी और आर्थिक सुरक्षा के लिए खास चिंता की बात हॉर्मुज स्ट्रेट से कमर्शियल शिपिंग है। भारत इस बात पर दुख जताता है कि इस लड़ाई में कमर्शियल शिपिंग को सैन्य हमलों का निशाना बनाया गया। इस लड़ाई के दौरान जहाजों पर सवार भारतीय नाविकों की कीमती जानें गई। अब ऐसे में दोस्तों, इसको इसी कड़ी से जोड़कर देखा जा रहा है कि क्या कहीं भारत ने ईरान का सपोर्ट नहीं किया? क्या यह चीज ईरान को बुरी तो नहीं लगी? क्योंकि अगर ईरान का भारत ने सपोर्ट नहीं किया तो विरोध भी तो नहीं किया, भारत ने बस अपनी बात रखी। उसके अलावा भारत ने इस मुद्दे से दूरी बना ली। दोस्तों, अब ऐसा माना जा रहा है कि कहीं भारत को दिखाने के लिए ही ईरान ने ऐसा ये अटैक किया है। ये दोस्तों अटकलें हैं, क्योंकि वर्ल्ड डिप्लोमेसी समझना इतना आसान नहीं है। आप किसी भी चीज को किसी से जोड़कर देखिएगा दोस्तों, हर चीज सेट बैठ जाती है, लेकिन इसीलिए असली चीज से जोड़कर देखना ही इंटेलिजेंसी कहलाता है, और वो बहुत रेयरली कोई कर पाता है। दोस्तों, ऐसे में क्लियरली नहीं कहा जा सकता कि ईरान ने भारतीय जहाजों पर अटैक क्यों किया, जबकि भारतीय जहाजों को इजाजत दी गई थी निकलने की। आपको बता दें, ये बात हम नहीं, खुद भारतीय जहाज पर सवार नाविकों ने यह बात कही थी। ईरानी सेना और भारतीय क्रू के बीच हुई रेडियो बातचीत की ऑडियो सामने आई है। इसमें भारतीय जहाज पर मौजूद क्रू ये कहता हुआ सुनाई दे रहा है कि आपने ही तो मुझे गुजरने की इजाजत दी थी और अब आपने ही गोली चला दी हम पर। ये क्या बात हुई? ईरान द्वारा वापस लौटने पर मजबूर किए जाने से पहले जहाज ने रेडियो पर ईरानी सेना को संदेश भेजा, जो साफ साफ ऑडियो में सुना जा सकता है। दोस्तों, संदेश भेजा कि मेरा नाम आपकी लिस्ट में दूसरे नंबर पर है, आपने मुझे आगे बढ़ने की मंजूरी दी थी और अब आप गोलीबारी कर रहे हैं, मुझे वापस मुड़ने दीजिए। ये कहने के बाद भारतीय जहाज वापस लौट गया। रेडियो पर हुई ये बातचीत ठीक इसके बाद ही कट गई। दोस्तों, अब आप इस सोचिए, ये ऑडियो इतना बड़ा प्रूफ है जो सच्चाई बयां कर रहा है कि भारत की कहीं से कहीं तक कोई गलती नहीं है। ईरान ने भारतीय जहाज को इजाजत देकर आगे बढ़ा दिया और भारतीय जहाज पर ही गोलीबारी कर दी। इससे बड़ी और शर्मनाक हरकत ईरान की नहीं हो सकती दोस्तों, और इसका जवाब तो भारत को लेना ही होगा। ये पूरी कहानी थी, आपको बतानी थी, इसीलिए ये सबसे पहले खबर हमने आपको बताया कि ईरान के नाराज होने की वजह यूनाइटेड नेशन में भारत के दूर रहने से देखा जा रहा है और ईरान ने कितने निर्मम तरीके से भारतीय जहाज पर गोली चलाई। अब बात करते हैं दोस्तों वही हॉर्मुज में इन गोलीबारी के बाद भारतीय जहाजों पर इस अटैक के बाद भड़क गए ट्रम्प के खास सीनेटर। ईरान को सबक सिखाना ही होगा, जैसा दे दिया बयान। दोस्तों, बता दें, क्या अब अमेरिका भारत को साथ लेकर ईरान से लड़ेगा? क्या है खबर? दरअसल अमेरिका के वरिष्ठ सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने हॉर्मुज जल डमरू मध्य में भारतीय जहाजों पर ईरानी हमले को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि ईरान अंतरराष्ट्रीय शिपिंग रूट पर हमला करके हॉर्मुज पर कब्जा करने की शेखी बघार रहा है। उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से ईरान को सबक सिखाने की मांग भी की। साथ ही उन्होंने कहा कि इन जहाजों पर अटैक बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दोस्तों, उनके इस बयान के बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं कि अमेरिका को लग रहा है कि अब इस
अटैक में भारत भी पीड़ित बन चुका है और अगर हम भारत को अपने साथ ले ले तो ये चांसेस बढ़ जाएंगे कि भारत हमारा साथ देगा, भारत इस लड़ाई में हमारा सहयोग करेगा। ऐसा अमेरिका दोस्तों उम्मीद बनाए बैठा है। ट्रम्प चाहते हैं कि खुलेआम भारत हमारा सपोर्ट कर दे, लेकिन ऐसा होता दोस्तों बिल्कुल दिखाई नहीं देने वाला, क्योंकि भारत है जो कूटनीति बहुत अच्छे से जानता है। फिलहाल क्या होगा हम आपको बताते हैं। अभी ऐसा होगा जैसे राजदूत को तलब किया है भारत के विदेश मंत्रालय ने। अभी ईरान से इस पर पूरी रिपोर्ट ली जाएगी कि भैया क्यों हुआ, कैसे हुआ, जल्दी से जल्दी बता। जब तू हमको दोस्त कहता है, तू हमको कहता है कि हम सबसे प्यारे हैं, तू कहता है कि ईरान भारत के रिश्ते हमेशा से मजबूत रहे हैं, हमेशा से भारत ने हमारी मदद की है, हमारे लोगों ने इस युद्ध में तुम्हें हर तरीके से मदद देकर मदद की है। अपने कानों की बाली, हाथों के कंगन, पूर्वजों के गहने, हाथों की अंगूठियां, पुराने सिक्के, कैश, सारी चीजें दे करके, नहीं होने के बावजूद भी चीजें दे करके तुम्हारी मदद की है और आज तुम हमारे ही जहाज पर अटैक कर रहे हो। यानी भारत दोस्तों पूरा हिसाब मांगेगा। और जहां तक हमें लग रहा है कि ईरान जैसा कि भारत का अच्छा दोस्त है दोस्तों, या तो उससे बहुत बड़ी कोई मिस्टेक हुई है या फिर जो यूनाइटेड नेशन वाली बात हमने आपको बताया वो कहीं ना कहीं ऐसा करके भारत को बड़ा मैसेज देना चाह रहा हो। दो में से कोई एक चीज पक्का हुई होगी दोस्तों। आपको क्या लगता है? हम आपकी राय लेना चाहते हैं। भारी भारी मात्रा में कमेंट कीजिएगा, क्योंकि अब बात भारत की है दोस्तों, भारतीय जहाज पर अटैक की है। तो आपकी राय एज अ इंडियन भारी मात्रा में कमेंट करके बताइएगा। आपको क्या लगता है, क्या ईरान से गलती हुई है या जानबूझकर ऐसा अटैक किया है? क्योंकि जानबूझकर अटैक ज्यादा कहेंगे इसलिए क्योंकि उस पर भारतीय झंडा लगा हुआ था, इंडिया का फ्लैग लगा हुआ था, उसके बावजूद भी ये हमला हुआ है। अब आपकी बात है दोस्तों, जरूर कमेंट कीजिएगा, लेकिन रिक्वेस्ट है सामने लाइक का बटन है उसको नहीं दबाया है तो सबसे पहले दबा दीजिए, फिर कमेंट कीजिए दोस्तों, तो जरूर दबा दीजिएगा। तो वहीं आपको बता दें, उधर इन गोलीबारी के बाद तिलमिलाई ट्रंप ने व्हाइट हाउस में बुला ली अर्जेंट मीटिंग। इन गोलीबारी की गूंज अमेरिका की व्हाइट हाउस तक पहुंच चुकी है। इस ताजा और गंभीर संकट को देखते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने शनिवार सुबह व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में शीर्ष अधिकारियों के साथ तुरंत एक इमरजेंसी बैठक बुलाई। दो अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक इस उच्च स्तरीय बैठक का मुख्य उद्देश्य हॉर्मुज जल डमरू मध्य के आसपास अचानक पैदा हुए इस नए सैन्य संकट और ईरान के साथ भविष्य की वार्ताओं व कूटनीतिक रणनीति पर गहन चर्चा था। जानकारी अब ये है कि इस मीटिंग के बाद अमेरिका ने भी तेहरान के इस फैसले के खिलाफ एक्शन प्लान बना लिया है। रिपोर्ट्स के अनुसार अभी तक ईरान के व्यापारिक जहाजों को केवल धमकी देने वाला अमेरिका अब हॉर्मुज से बाहर आने वाले और समुद्र में मौजूद जहाजों पर कब्जा करने की तैयारी में है। इन अटैक के बाद अमेरिका अब ईरान के व्यापारिक जहाजों के ऊपर चढ़कर उन्हें जब्त करने की तैयारी में है। दो अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से जर्नल ने बताया कि आने वाले समय में अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में मौजूद ईरानी जहाजों को अमेरिका जब्त करना शुरू करेगा। वहीं आपको बता दें सबसे बड़ी खबर, 49 देशों की बैठक में ऑस्ट्रेलियाई पीएम का बड़ा ही सख्त संदेश। कहा, पूरे तरीके से खुले हॉर्मुज टोल और निजीकरण बिल्कुल भी मंजूर नहीं। जी हां, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच हॉर्मुज जल डमरू मध्य को लेकर बहुत बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि यह समुद्री रास्ता पूरे तरीके से खुला रहना चाहिए और इस पर किसी भी तरह का टोल या निजीकरण नहीं होना चाहिए। उन्होंने इस बात का जिक्र एक वर्चुअल समिट के बाद कही जिसमें 49 देशों ने हिस्सा लिया। इस बैठक की मेजबानी इमैनुअल मैक्रोन और कीर स्टारमर ने की। सभी देशों ने एक जैसी सोच रखते हुए तनाव कम करने और समुद्री आवाजाही को सुरक्षित रखने पर जोर दिया। अल्बनीज ने कहा कि अगर यह संघर्ष लंबा चलता है तो इसका असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था और ऊर्जा बाजार पर पड़ेगा। क्या अल्बनीज के बात से आप सहमत हैं? जरूर कमेंट में लिखकर बताइएगा हाँ या ना। वहीं अगला सबसे बड़ा सवाल, क्या अब पाकिस्तान में नहीं होगी शांति वार्ता? जी हां, ईरान ने यूएस से सीधी बातचीत से कर दिया अब इनकार दोस्तों। ईरान ने साफ कर दिया है कि वो अब संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ आमने सामने बातचीत के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। तुर्की में एक कूटनीतिक मंच पर बोलते हुए उप विदेश मंत्री सईद खतीबजादेह ने कहा कि अभी कई अहम मुद्दों पर मतभेद बने हुए हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिका अपनी अधिकतम मांगों से पीछे नहीं हटा है, इसलिए प्रत्यक्ष वार्ता का समय अभी नहीं आया है। ईरान चाहता है कि पहले एक फ्रेमवर्क एग्रीमेंट तैयार किया जाए, यानी कि इससे क्लियरली माना जा रहा है कि पाकिस्तान में अब कोई शांति वार्ता नहीं होगी। अब होगी भी तो ईरान के शर्त पर ही होगी। साथ ही साथ सबसे बड़ी खबर की बात कर लेते हैं दोस्तों। हिमाचल के चंबा में संदिग्ध पाकिस्तानी गुब्बारा मिलने से मच गया हड़कंप। खेतों में मवेशी चराने के व्यक्ति ने देखा PIA और उर्दू में लिखावट से एजेंसियां सतर्क हो गई। बता दें, हिमाचल में मिले इस संदिग्ध पाकिस्तानी गुब्बारे से हड़कंप मचा, सेना ने संभाला मोर्चा। दरअसल हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में शनिवार को उस समय
हड़कंप मच गया जब डलहौजी उपमंडल के नगाली क्षेत्र में एक संदिग्ध गुब्बारा जैसी वस्तु मिलने की सूचना सामने आई। इस घटना के बाद इलाके में सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक वस्तु पर PIA लिखा हुआ था, जिससे इसके पाकिस्तान से जुड़े होने की आशंका जताई जा रही है। जानकारी के अनुसार चलाड़ी गांव के पास शीतला माता मंदिर के नीचे एक संदिग्ध वस्तु देखी गई। इसकी सूचना ग्राम पंचायत नगाली के प्रधान शुभम कुमार ने पुलिस को दी। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी कुलदीप सिंह अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और क्षेत्र को सुरक्षित किया गया। पुलिस टीम ने जांच के दौरान पाया कि पत्थर के ढांचे के नीचे तारों से जुड़ी एक वस्तु रखी हुई थी, जो देखने में संदिग्ध लग रही थी। मामले की गंभीरता को समझते हुए तुरंत उच्च अधिकारियों को सूचित किया गया। इसके बाद DSP मयंक शर्मा भी मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। घटना की सूचना मिलते ही डलहौजी स्थित सेना मुख्यालय को भी अलर्ट किया गया। कुछ ही समय में सेना की टीम मौके पर पहुंची और पूरे क्षेत्र को अपने नियंत्रण में लेकर जांच शुरू कर दी। तो वहीं आपको बता दें, पाकिस्तान में क्यों फूटा अन्नदाताओं का गुस्सा, 100 से ज्यादा शहरों में भारी विरोध प्रदर्शन। जी हां, पाकिस्तान में किसान आंदोलन जोरों पर है। शुक्रवार को करीब 100 से अधिक शहरों में लाखों की संख्या में किसानों ने विरोध प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन पाकिस्तान किसान राबता कमेटी बोले तो PKRC के अंतर्राष्ट्रीय किसान संघर्ष दिवस के अवसर पर आयोजित किया गया था। इस दौरान किसानों ने बहुत बड़ी संख्या में एकजुट होकर पाकिस्तान सरकार की किसान विरोधी नीतियों का विरोध किया। उन्होंने सरकार से अपनी आजीविका की सुरक्षा के लिए तत्काल सुधारों की मांग की। इस दौरान किसानों ने सरकार के कॉर्पोरेट खेती के मॉडल की तीखी आलोचना की और इसे तुरंत बंद करने की डिमांड भी की। पाकिस्तानी मीडिया डॉन की रिपोर्ट के अनुसार प्रदर्शनकारियों ने गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP 4000 पाकिस्तानी रुपए प्रति मन तय करने की मांग की है। उन्होंने कॉर्पोरेट खेती के तरीकों को खारिज कर दिया और बटाईदार किसानों को जारी किए गए बेदखली के नोटिस वापस लेने की मांग की। उधर आपको बता दें, पाकिस्तान ने सऊदी अरब से कर्जा लेकर UAE को लौटा दिए $2 बिलियन। पाकिस्तानी स्टेट बैंक ने बोला सबका लोन चुकाएंगे भीख मांग कर। जी हां, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने बताया है कि सरकार ने संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE को $2 अरब का कर्ज चुका दिया है। इस कर्ज को चुकाने के लिए पाकिस्तान को 3 दिन पहले ही सऊदी अरब से $2 बिलियन का नया कर्ज प्राप्त हुआ था। इसके लिए पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस और प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन सलमान अल सऊद से मुलाकात की थी। इस दौरान उन्होंने सऊदी अरब से पैसों की गुहार लगाने के अलावा पहले से दिए गए कर्ज की समय सीमा बढ़ाने का भी अनुरोध किया था। अब आप देखिए दोस्तों, पाकिस्तान की करतूत, एक तरफ से भीख लेकर दूसरे तरफ जो पहले भीख ले रखी थी उसको वापस कर दिया और एकदम मूंछों में ताव देकर कह रहा है कि सबका कर्जा लौटाएंगे धीरे धीरे। अब आप ही बताइए दोस्तों, ये कर्जा लौटाना होता है या फिर क्या होता है? जो भी लगता हो जरूर कमेंट में बताइएगा। उधर बता दें, अमेरिकी सेना ने 12 साल बाद सीरिया छोड़ा। जॉर्डन लौट रहे सैनिक, सरकार ने कहा अब देश में एक ही प्रशासन चलेगा। जी हां, करीब 12 साल की सैन्य मौजूदगी के बाद अमेरिका ने सीरिया से अपने सभी सैनिक निकाल लिए हैं और सैन्य ठिकाने खाली कर दिए हैं। अप्रैल 2026 में हजाका के कजराक एयरबेस से आखिरी अमेरिकी काफिला निकल गया। इसके बाद सीरियाई सरकार ने सभी बेस अपने कब्जे में ले लिए। सीरियाई विदेश मंत्रालय के मुताबिक यह कदम देश को एकजुट करने और पूरे इलाके पर सरकार का नियंत्रण स्थापित करने की दिशा में बड़ा मोड़ है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने पुष्टि की है कि करीब 2000 सैनिक जॉर्डन जा रहे हैं। अमेरिकी ने हजाका, रुमैलान और देर एज जोर में मौजूद कम से कम 7 बड़े ठिकाने खाली कर दिए। आखिरी ठिकाना कजराक एयरबेस था। अब इस पर भी सीरियाई सेना का नियंत्रण है। दोस्तों उधर बता दें, खबर है कि म्यांमार सरकार ने पूर्व नेता आंग सांग सूकी की सजा को कम कर दिया है। पूर्व राष्ट्रपति को रिहा भी कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, म्यांमार की सरकार ने जेल में बंद पूर्व नेता आंग सान सू की सजा कम कर दी है। उनके वकील ने शुक्रवार को बताया कि यह कदम नए राष्ट्रपति की आम माफी का हिस्सा है। इसी राष्ट्रपति ने 5 साल पहले तख्ता पलट करके सू की सरकार को सत्ता से हटाया था। इसके बाद म्यांमार की जुंटा सरकार ने आंग सांग सू की पर कई आरोप लगाए थे। सेना के प्रभाव वाली अदालतों में हुई सुनवाई के बाद उन्हें 27 साल की सजा सुनाई गई थी। हालांकि सू की के सहयोगियों का कहना था कि यह आरोप उन्हें सत्ता से दूर रखने के लिए राजनीतिक रूप से प्रेरित थे। सू की पर लगाए गए आरोपों में लोगों को भड़काना, भ्रष्टाचार, चुनाव में धांधली और देश के गोपनीय कानूनों का उल्लंघन करना शामिल था। वहीं बता दें, चीन को घेरने की बहुत बड़ी तैयारी। जापान ऑस्ट्रेलिया में बड़ा समझौता। प्रशांत महासागर में ड्रैगन के छूटेंगे अब पसीने। बता दें, प्रशांत महासागर में चीन की बढ़ती दादागिरी के खिलाफ जापान और ऑस्ट्रेलिया ने हाथ मिलाया है। इन दोनों देशों ने $7 अरब का एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, जिसके तहत जापान ऑस्ट्रेलिया को जंगी जहाजों की सप्लाई करेगा। जापान ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इसे हथियार बेचने पर पाबंदी लगा दी थी, लेकिन 2014 में इसे खत्म कर दिया गया। ऐसे में मिलिट्री एक्सपोर्ट बैन खत्म करने के बाद जापान का यह
यह पहला सैन्य समझौता है। ये दोनों देश लंबे समय से चीन की आक्रामकता का सामना कर रहे हैं। ऐसे में इस डील से जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच रक्षा संबंधों के मजबूत होने की उम्मीद है। यानी दशकों बाद हथियार बेचने जा रहा है जापान। वहीं आपको बता दें, हज यात्रा हुई शुरू। भारतीय यात्रियों का पहला जत्था सऊदी अरब पहुंच गया। जी हां, सऊदी अरब स्थित भारतीय दूतावास ने बताया है कि वार्षिक हज यात्रा के तहत भारतीय हज यात्रियों का पहला जत्था जो है वो शनिवार को सऊदी अरब पहुंच गया। सऊदी अरब स्थित भारतीय दूतावास ने एक्स पर अपने पोस्ट में कहा कि भारतीय हज यात्रियों के पहले जत्थे का मदीना हवाई अड्डे पर भारतीय राजदूत डॉक्टर सुहेल एजाज खान और महावाणिज्य दूत फहद सूरी तथा हज मंत्रालय के उप मंत्रियों महामहिम प्रोफेसर अब्दुल अजीज एवजान और महामहिम इंजीनियर अयाद अब्दुल रहमान रहबीनी और अन्य वरिष्ठ सऊदी अधिकारियों ने स्वागत किया। वहीं नेक्स्ट खबर की बात करते हैं, जहां भारत और पाकिस्तान के बीच पानी का मुद्दा बीते साल से चर्चा में है। बीते साल अप्रैल में पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया था। इसके बाद से यह मुद्दा लगातार चर्चा में बना हुआ है, क्योंकि सिंधु नदी बेसिन दोनों देशों के करीब 30 करोड़ लोगों के लिए जीवन रेखा है, जिसमें खेती के लिए सिंचाई से लेकर ऊर्जा उत्पादन तक शामिल है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि तनाव के बावजूद कोई बैकडोर बातचीत चीजों को पटरी पर लाने में मदद कर सकती है। पर्यावरण मामलों के एक्सपर्ट भार्गवी भारद्वाज और डॉक्टर बेट्रिस मोजेलो ने चाथम हाउस में अपने लेख में सिंधु जल संधि के मुद्दे पर बात की। आपको बता दें दोस्तों कि गर्मियों में इस पानी के रुकने से पाकिस्तान की हालत ऐसी खराब होगी कि वो भारत के सामने घुटनों पर गिड़गिड़ाएगा दोस्तों। लेकिन संकट की बात है कि जलवायु परिवर्तन स्थिति को बिगाड़ सकती है। इस पर आपकी क्या राय है? अगली खबर की बात करते हैं, जहां पर हिम्मत है तो 4 मई को कोलकाता में रहना, फिर बताएंगे। जी हां, अभिषेक बनर्जी ने अमित शाह जी को दिया खुला ओपन चैलेंज। जी हां, पश्चिम बंगाल में वोटिंग से ठीक पहले टीएमसी के वरिष्ठ नेता और सांसद अभिषेक बनर्जी ने गृह मंत्री अमित शाह जी को चुनौती दे दी है। उन्होंने कहा कि अगर आप में हिम्मत है तो मतगणना वाले दिन कोलकाता में रहिएगा, फिर हम देखेंगे। वो चुनाव बाद ममता बनर्जी की चौथी बार सरकार बनने को लेकर काफी आश्वस्त दिखाई दिए। उनको लग रहा है कि इस बार भी उन्हीं की सरकार बनने वाली है। बनर्जी ने भाजपा पर पश्चिम बंगाल चुनावों से पहले पार्टी के कार्यकर्ताओं को डराने और धमकाने का आरोप लगाया। पश्चिम बंगाल के पूर्वी मेदिनीपुर जिले के भगवानपुर में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए अभिषेक बनर्जी ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह जी 4 मई को रहिएगा, फिर देखेंगे। जी हां, 294 सदस्यीय विधानसभा के लिए 2 चरणों में वोटिंग होगी। 23 और 29 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे और 4 मई को काउंटिंग होगी। अभिषेक ने आरोप लगाया कि हमें धमकियां मिल रही हैं। गृह मंत्री कह रहे हैं कि तृणमूल कार्यकर्ता अपने घरों से बाहर ना निकले, वरना उन्हें जेल भेज दिया जाएगा। तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि यहां आकर बंगाल की जनता को धमकाने की हिम्मत किसी में नहीं है। यानी कि दोस्तों, अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी को ऐसा लग रहा है कि इस बार भी सत्ता उन्हीं के हाथ में रहने वाली है और इसी वजह से वो अमित शाह जी को ऐसी बड़ी धमकी दे रहा है कि 4 मई को आप बंगाल में ही रहिएगा, फिर हम आपको दिखाएंगे। साथ ही साथ बता दें, एनडीए में रार सीएम ने कहा बिहार में लागू रहेगी शराबबंदी। जीतन राम मांझी ने कहा कि सम्राट जी को बने मुख्यमंत्री बने 2 से 4-5 दिन ही हुआ है, ये लोग आपस में विचार करेंगे, समीक्षा करेंगे, लाभ हानि के बारे में सोचकर निर्णय लेंगे। दरअसल दोस्तों, बिहार एनडीए में शराबबंदी खत्म करने पर बहस जारी है। जेडीयू से विधायक अनंत सिंह इस कानून को खत्म करने की मांग कर चुके हैं, तो वहीं उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के एमएलए माधव आनंद भी लगातार इस पर बयान दे रहे हैं। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी भी पहले से ही समीक्षा करने की मांग करते आए हैं। अब जब बिहार के नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि शराबबंदी लागू रहेगी और पुनर्विचार का सवाल ही नहीं उठता, तो इस पर मांझी ने अपनी ये प्रतिक्रिया दी है। दोस्तों, जीतन राम मांझी ने कहा है कि जहां तक हमारी बात है, हमारा जो स्टैंड शुरू से ही है वो आज भी है। शराबबंदी कोई खराब नहीं है, नीति ठीक है, लेकिन इसके क्रियान्वयन में गड़बड़ी है। इसके चलते गरीब लोगों को कानूनी कार्रवाई में दिक्कत हो रही है। दोस्तों, इन दोनों के रिप्लाई पर बेहतर रिप्लाई आप किसका मानते हैं, सम्राट चौधरी का या जीतन राम मांझी का? क्या कहना है आपका, जरूर कमेंट कीजिएगा। वहीं आपको बता दे, पीएम मोदी का 4 दलों पर निशाना। 2 चुनावी राज्यों का जिक्र, यूपी का भी लिया नाम। जी हां, और साथ में कहा यह भ्रूण हत्या के गुनहगार हैं विपक्षी पार्टियां। जी हां, पीएम नरेंद्र मोदी जी ने शनिवार को राष्ट्र को संबोधित करते हुए देश की माताओं बहनों से माफी मांगी। उन्होंने कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम में संशोधन नहीं हो पाया, मैं इसके लिए सभी माताओं बहनों का क्षमा प्रार्थी हूँ। हमारे लिए देश हित सर्वोपरि है, लेकिन कुछ लोगों के लिए जब दल हित देश हित से बड़ा हो जाता है तो नारी शक्ति और देश को इसका खामियाजा उठाना ही पड़ता है। उन्होंने 4 दलों कांग्रेस, डीएमके, टीएमसी और सपा पर विशेषकर निशाना साधा। इसी के साथ द्रमुक को आड़े हाथ लेते हुए तृणमूल कांग्रेस पर निशाना साधते हुए पश्चिम बंगाल का भी जिक्र किया। दोस्तों, कमेंट में लिखकर आप लोग ये जरूर बताइएगा कि क्या आप लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का रात जो संबोधन हुआ था, क्या आपने उसको पूरा सुना? जरूर कमेंट करके बताइएगा। वहीं उनके इस संबोधन के बाद कांग्रेस ने कहा कि पीएम मोदी का राष्ट्र के नाम संबोधन नेशनल एड्रेस था ही नहीं, ये एक डिस्ट्रेस एड्रेस था। कांग्रेस ने कहा कि सरकार की नीयत साफ नहीं है। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्र के नाम
नाम संबोधन पर कड़ा हमला बोला पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने। इसको गैर पक्षपातपूर्ण संबोधन के बजाय पक्षपातपूर्ण और विवादास्पद बताते हुए कहा कि यह राष्ट्र के नाम संदेश कम और डिस्ट्रेस एड्रेस ज्यादा था। संविधान संशोधन विधेयक को लोकसभा में झटका लगने के बाद मोदी जी के राष्ट्र के नाम संबोधन पर कांग्रेस ने यह तीखी प्रतिक्रिया दी। अब आप इस पर क्या प्रतिक्रिया देंगे जरूर कमेंट करके बताइएगा। उधर बता दें, एलपीजी बुकिंग के पुराने दिन लौटे ग्राहकों को मिली अब तक की सबसे बड़ी राहत। जी हां, एलपीजी बुकिंग को लेकर अब तक की सबसे बड़ी खबर आई है। जब से युद्ध शुरू हुआ है उसके बाद से ही एलपीजी की आपूर्ति प्रभावित हुई है, लेकिन सरकार के नए आंकड़े राहत दे रहे हैं। सरकार की तरफ से जानकारी में बताया गया है कि एलपीजी की बुकिंग में गिरावट आई है, वहीं सप्लाई नॉर्मल हो गई है। इसके अलावा एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स की तरफ से एक बार फिर से गांवों में होम डिलीवरी शुरू कर दी गई है, जो कि ग्राहकों के लिए बहुत बड़ी राहत है। शुक्रवार को मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस की ज्वाइंट सेक्रेटरी मार्केटिंग एंड ऑयल रिफाइनरी सुजाता शर्मा ने बताया कि एलपीजी सिलेंडर की बुकिंग में गिरावट देखने को मिली है। उन्होंने बताया कि एलपीजी बुकिंग गिरकर 46 लाख से 50 लाख के बीच आ गया है। इसके पहले 50 लाख से अधिक एलपीजी बुकिंग हो रही थी, यानी अब गांव में भी होम डिलीवरी मिल रही है एलपीजी गैस सिलेंडर की। आपके यहाँ पर क्या स्थिति है, क्या हाल है दोस्तों? क्या टाइम पर एलपीजी गैस मिल पा रहा है? जरूर कमेंट करके बताइएगा। अगर कोई दिक्कत है तो क्या दिक्कत फेस करनी पड़ रही है कमेंट में जरूर कहिएगा। लगे हाथों वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा। तो आपसे मिलता अगली बड़ी खबर में। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।